हाय एवरीवन। दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं शोभनी पंडित फ्रॉम अर्बन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे NIOS, जिसको हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल, जिसको हम हिंदी में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान कहते हैं, जबकि यह भारत के सभी राज्यों में उनके ब्रांच है। और हम बात करेंगे कि NIOS के जरिए मेडिकल कौन कौन से कोर्सेज कराई जाती है और शैक्षणिक योग्यता एजुकेशन जो होता है वह कौन कौन से एजुकेशन लेवल पर कार्य करती है। दोस्तों, चूँकि NIOS क्या है, यह एक नेशनल बोर्ड है कि भारत सरकार के सांसद द्वारा पारित यह बोर्ड है और इसके सर्टिफिकेट का सभी जगहों पर मान्य है। चाहे कोई भी कोर्स करे, चाहे वह शैक्षणिक योग्यता ले या फिर वोकेशनल कोर्स करे। दोस्तों, NIOS आपका फर्स्ट होता है जिसको हम शैक्षणिक योग्यता कहते हैं, जो कि एजुकेशन लेवल पर कोर्स कराती है। अगर कोई बच्चे मैट्रिक पास करना है तो मैट्रिक करना है तो आपको NIOS में एडमिशन ले सकते हैं। 10+2 करना है आप ले सकते हैं। फिर वोकेशनल कोर्स में हम CCH के बारे में बात करेंगे, CCH के विषय में। तो आखिर ऐसा क्यों? दोस्तों, ये जो CCH जो कोर्स होता है, जो NIOS जो कोर्स कराती है ODL मोड में कराती है। ODL क्या है? दूरस्थ शिक्षा नीति के माध्यम से। चूंकि NIOS से वही कैंडिडेट जुड़ते हैं जो उनका आर्थिक स्थिति नहीं है, अच्छा नहीं है, उनको पैसा की कमी है और वह किसी अन्य कामों में लगे हुए हैं और उनको एजुकेशन के लिए वो उनका जो काम कर रहे हैं उसमें मैट्रिक का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है या फिर इंटर का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। ऐसे में NIOS के जरिए वह इस कोर्स को शैक्षणिक योग्यता यानी एजुकेशन लेवल का कोर्स करते हैं और उनसे सर्टिफिकेट हासिल करें, क्योंकि उनका सर्टिफिकेट का मान्य होता है। दूसरा होता है वोकेशनल कोर्स। बहुत सारे ऐसे मेडिकल कोर्स की बातें करें वोकेशनल कोर्स में, CCS कोर्स के बारे में या और भी कोर्सेज हैं, तो ऐसे लोग जो हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए हैं और पहले से इस कार्य को आप कर रहे हैं और आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है, जिससे कि आप काफ़ी परेशान रहते हैं और आप सोचते रहते हैं कौन सा ऐसा सरल कोर्स, आसान सा कोर्स, बहुत कम पैसा में कोर्स कर लें जिससे कि हमें भी सर्टिफिकेट मिले और मैं भी अपने सम्मान के साथ और अपने अनुभव के आधार पर लोगों को CCS कोर्स करके लोगों की प्राइमरी चिकित्सा करें। तो वोकेशनल कोर्स में बहुत सारा कोर्सेज है, लेकिन हम CCS के बारे में बात कर रहे थे। तो CCS आप उस कोर्स को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको NIOS के जरिए क्या होता है, आपका जो बुक मटेरियल है, हाँ अभी मैंने बात किया है कि जो CCS कोर्स है, चूँकि ये जो कोर्स आप जब एडमिशन लेते हैं NIOS में, तो ये एडमिशन जब आपका कंप्लीट होता है तो आपका जो बुक होता है उसका आपको बुक आपके घर पर प्रोवाइड कर दिया जाता है और आपको बहुत ही सरल भाषा में होता है, इंग्लिश में होता है, हिंदी में मीडियम में होता है, जिसको आप खुद से स्टडी कर सकते हैं, पढ़ लेते हैं। जैसा कि सेकेंड बैच में आपने देखा है कि ग्रामीण चिकित्सकों को ट्रेनिंग नहीं हो पाया, जो कि उनको ट्रेनिंग आपका जो उनका जो ट्रेनिंग स्टडी सेंटर था वहाँ पर नहीं हो पाया। कारण क्या था? कोरोना था। हाँ, फर्स्ट बैच में जो 21,000 ग्रामीण चिकित्सकों ने NIOS में एडमिशन लिए, रजिस्ट्रेशन कराए, उनका ट्रेनिंग फर्स्ट बैच में बहुत अच्छी तरीके से हुआ। जो आपका रेफरल अस्पतालों के जरिए, जो सरकार की जो गवर्नमेंट की जो अस्पतालें हैं उसके जरिए उनका ट्रेनिंग बेहतर तरीका से ट्रेनर यानी CMO के द्वारा उनको ट्रेनिंग दिलाया गया। उस समय बिल्कुल सही ठीक ठाक था, लेकिन सेकेंड बैच में कोरोना आ गया, जिसके वजह से ये ट्रेनिंग उनका अच्छा से नहीं हुआ। वो ग्रामीण चिकित्सक खुद अपने घर पर उस बुक से पढ़ाई किए, तैयारी किए और परीक्षा में पास भी किए। तो आपका आर्थिक स्थिति अगर सही नहीं है तो ऐसे में NIOS के जरिए आप कोर्सेज कर सकते हैं। अब हम बात करें कि क्या इस सर्टिफिकेट का वैल्यू है अथवा नहीं है। दोस्तों, NIOS चूँकि यह नेशनल बोर्ड है, राष्ट्रीय स्तर का बोर्ड है, इसलिए इस कोर्स को आप NIOS के जरिए करते हैं तो कहीं भी इस सर्टिफिकेट का मान्य है, कहीं भी, क्योंकि ये सर्टिफिकेट आपको ऑल ओवर इंडिया में इसके ब्रांचेज हैं। तो CCS कोर्स करने के लिए शैक्षणिक योग्यता कितनी होनी चाहिए, यह कौन कर सकता है? दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि CCS कोर्स करके आप बहुत बड़ा हथियार हासिल नहीं कर सकते हैं, बहुत बड़ा आपको डिग्रियां आपको नहीं मिल रहा है कि आप क्लिनिक खोल के आप अपने नाम के आगे डॉक्टर से लगा सकते हैं और खुल के प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है। अगर यह आपके मन में भ्रम है तो इस भ्रम को हटा लें, क्योंकि यह उन्हीं लोगों के लिए है जो पहले से हेल्थ सेक्टर में काम करते हैं, जैसे कि ग्रामीण चिकित्सक हैं, जिनको लोग आज ना ग्रामीण चिकित्सक, हम आपके बीच बातों को संबोधन कर रहे हैं और आपसे बात कर रहे हैं, आपको सुनने में अच्छा लगता होगा, लेकिन
इसके 2014-2015 यानी ट्रेनिंग से पहले जो ग्रामीण चिकित्सक होता है उनको झोला छाप के नाम से संबोधन किया जाता था। और झोला छाप उनको बोला जाता है, चाहे गांव में हो या फिर जो पदाधिकारी हो। आप जब भी गवर्नमेंट अस्पतालों में जाते वो झोला छाप करते, झोला छाप है, पकड़ो इसको, पकड़ो इसको, पकड़ो इसको। चाहे जितने भी पदाधिकारीगण होते थे उनको झोला छाप, गांव के डॉक्टर मतलब झोला छाप। आज यह जो आपको सम्मान मिला है यह माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से और डॉक्टर एलवी सर जो जदयू चिकित्सा का प्रकोष्ठ है उन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोगों ने ट्रेनिंग लिए, परीक्षा दिए और पास किए, उत्तीर्ण हुए। तो आज इनको ग्रामीण चिकित्सक के नाम से बड़े ही सुशोभित नाम से पुकारा जाता था। इनको आप कम्युनिटी हेल्थ वर्कर भी कह सकते हैं, उनको जन स्वास्थ्य रक्षक भी कहा जाता है, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी कहा जाता है। ठीक है, इस सर्टिफिकेट CCH को सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ उसका पूरा नाम होता है। तो ये जो सम्मान आपको मिला माननीय मुख्यमंत्री जी 2014 या 15 में एक मुहिम चलाकर जो गांव में प्रैक्टिस कर रहे हैं ग्रामीण चिकित्सकों को सरकार की जो रेफरल अस्पताल है, चाहे वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो, रेफरल अस्पताल हो, उनको ट्रेनिंग दिलाने का काम किए। और ये ट्रेनिंग आपको CMO के द्वारा आपको मिला, जिसके बाद आपको जो एक जो नाम मिला, आपको जो सम्मान मिला, जिसको हम ग्रामीण चिकित्सक कहते हैं। अब हम बात करें कि यह इस CCS कोर्स को कौन कर सकता है और किसे करना ज़्यादा अच्छा होगा। दोस्तों, अगर आप मेडिकल फील्ड में नहीं हैं, आपकी उम्र अगर 18 से है, 19 है, 20 है, 22 है, तो आपके भी मन में इच्छा होगा कि मैं भी CCS करके मैं भी लोगों को इलाज करूं। तो ऐसी गलतियां नहीं करें, ऐसी भ्रम में नहीं रहें। क्योंकि इस कोर्स को जब कर लेते हैं तो आप अपना नाम के आगे डॉक्टर्स नहीं लगा सकते हैं, आप खुल के प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, आप खुद का क्लिनिक नहीं खोल सकते हैं, हॉस्पिटल्स नहीं खोल सकते हैं। ओनली फॉर आपको प्राइमरी चिकित्सा करना है। तो बहुत सारे मेडिकल कोर्सेज हैं यार, वहाँ जाके करो। यहाँ तो सम्मान देने के लिए सरकार ने ग्रामीण चिकित्सकों को यह ट्रेनिंग कराई। और दूसरा सरकार का उद्देश्य था कि ग्रामीण चिकित्सक तो अच्छे कार्य कर रहे हैं लेकिन बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं, जिससे कारण पेशेंट की मौत हो जा रही है। गलत इलाज कर रहे हैं, गलत सुइया दे रहे हैं, है ना, गलत तरीका से मतलब उनको इलाज करके उसकी जान दे रहे हैं। कारण क्या है कि सरकार आपको ट्रेनिंग दिला करके आपको निपुण बनाई, आपको दक्ष बनाई ओनली फॉर प्राइमरी चिकित्सा के लिए, जिससे कि आप गलतियां नहीं करेंगे और लोगों को फर्स्ट एड इलाज करके बेहतर चिकित्सा है तो जो रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं वहाँ पर वो रेफर करेंगे, गवर्नमेंट की जो डॉक्टर्स गवर्नमेंट अस्पतालों में रेफर करेंगे ताकि उनकी जान बचाई जा सके। आज आप CCS कोर्स करने के बाद बहुत सारा इलाज आप करते हैं, आपको अनुभव है। मैं आपके अनुभव पर मैं उंगली नहीं उठा रहा हूँ, मैं आपको किसी तरह से ठेस अनुभव है। लेकिन याद रखें, आप कंपाउंडर क्या हो, जो आपको अस्पतालों में 10 साल 15 साल 20 साल से आप डॉक्टर्स के साथ रह करके हायर सेंटर में आपने अनुभव प्राप्त किया है, आपने सीखा है, पानी चढ़ाने के बारे में सीखा है, टाँका लगाने के बारे में सीखा है, इंजेक्शन देने के बारे में सीखा, बहुत सारा ज्ञान हासिल किया है। या फिर COPD का मरीज रहे, चाहे अस्थमा का पेशेंट रहे, या फिर आपको निमोनिया का रहे, बहुत सारा ऐसे गंभीर बीमारी का जो डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार आप चलते हैं। लेकिन आप गलतियां क्या करते हैं, वो जो अनुभव है उसी अनुभव के आधार पर आप गांव में इलाज करते हैं। तो वहां तो व्यवस्थाएं अधिक थी, सुविधाएं अधिक था, और डॉक्टर के देख रेख में, उनके संरक्षण में, व्यवस्था के साथ आप इंजेक्शन दिए, पानी चढ़ाएं। यहाँ आपके पास क्या व्यवस्था है, आपके बैग में क्या रहेगा, 2-4-5 किस्म की दवाइयाँ रहेगी, है ना, आला रहेगा, BP मशीन रहेगा, थर्मामीटर रहेगा, व्यवस्था क्या है, कुछ नहीं है। और आप उसी तरह से पानी चढ़ाना, सुइया देना, सब करना। अगर पेशेंट को रिएक्शन कर गया, रिएक्शन का 2 टाइप होता है दोस्तों, एक डिले रिएक्शन होता है जिसको इंजेक्शन देने के कारण शरीर में रेसे आएगा, दाने दाने निकालेगा, मछली होगी, खुजली होगी, है ना, हो सकता है कि ब्लाइंड हो जाए, एक आंख से 2 आंखों से ब्लाइंड हो जाए, शरीर में दाग रह जाए, है ना, या फिर और भी हो सकता है। तो उस पर पेशेंट की जान नहीं जाएगी। लेकिन एनाफिलाइटिक रिएक्शन हो गया, एनाफाइलेटिक रिएक्शन हो गया, ऐसे में अगर कोई इंजेक्शन देने के दौरान, दवाइयाँ देने के बाद अगर एनाफाइलेटिक रिएक्शन कर गया तो आप 15 से 20 मिनट का आपके पास ड्यूरेशन होता है, उसमें अगर मैनेज नहीं किए तो उसकी जान चली जाएगी। और क्या पता है कौन सा दवाई किस पेशेंट को एनाफाइलेटिक रिएक्शन करेगा, डिले रिएक्शन करेगा, क्या होगा नहीं होगा, ये कंडीशन होता है। आप जो इलाज करते हैं बिल्कुल अनसेफ मोड में इलाज करते हैं। आप हमेशा सेफ मोड में इलाज करें, ओनली फॉर प्राइमरी करें, और बेहतर चिकित्सा है तो उसको भेजने का काम करें। खैर छोड़े इन बातों को, मैं जानता हूँ आपके पास अनुभव अच्छा है। हम जानते हैं कि CCS कोर्स करने के लिए शैक्षणिक योग्यता कितनी होनी चाहिए,
तो उसके लिए शैक्षणिक योग्यता मिनिमम मैट्रिक होना चाहिए, कम से कम मैट्रिक उत्तीर्ण होना चाहिए। अगर 10+2 है तो और अच्छा है, 11 इसके अलावे भी स्नातक हैं तो और अच्छा है, पीजी है तो और बेहतर है। लेकिन पीजी लोग क्यों करने जाएंगे भाई, पीजी है तो और ऊपर कोर्स देखेंगे। तो आपको शैक्षणिक योग्यता ये इतना होना चाहिए। फीस की बात करें कि कितना फीस लगेगा NIOS में CCS कोर्स करने के लिए, तो उसमें 5500 5,000 से लेकर के 5500 के आसपास में आपको लगेगा। और यह एडमिशन आपका ऑनलाइन मोड में होता है। फर्स्ट बैच में इसका जो होता था ये ऑफलाइन में हुआ था, लेकिन सेकेंड टर्म से ऑनलाइन हो गया। तो आप खुद से आप पटना में जो NIOS कार्यालय है ना, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल, वहाँ जा करके संपर्क कर सकते हैं और बातें कर सकते हैं और समझ करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। क्योंकि फर्स्ट बैच में 21,000 ग्रामीण चिकित्सक उत्तीर्ण हुए, सेकेंड बैच में 30,000 और थर्ड बैच के लिए बहुत सारे ऐसे ग्रामीण चिकित्सक हैं जो इंतजार कर रहे हैं। तो यह वीडियो आपके लिए भी है और उन सभी के लिए है जो चिकित्सा सेवा से जुड़े हुए हैं और जो प्राइमरी चिकित्सा करते हैं। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आएगा तो प्यारा सा एक अच्छा सा कमेंट जरूर लिखें और लाइक जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे ऐसे जानकारी योग्य वीडियो है, इसमें हेल्थ वीडियोज हैं जिसके ज़रिए आप सीख सकते हैं, आप जानकारियाँ ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे शैक्षणिक योग्यताएँ के बारे में मैंने बताया हूँ, उस पर आप देख सकते हैं। BAMS कोर्स कैसे करें, MBBS कोर्स कैसे करें, नीट की तैयारी कैसे करें, है ना, DHMS कैसे करें, बहुत सारे मेडिकल कोर्सेज़ के बारे में है। पैरामेडिकल से रिलेटेड जितना भी कोर्सेज है उसके बारे में इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे, तो उसको आप देख करके आप जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा था कि CCS कोर्स के विषय में। तो CCS कोर्स जो है आपको जो ग्रामीण चिकित्सक है उन्हीं को ही करना चाहिए, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। उनको और भी मेडिकल कोर्सेज हैं जो उसको करना चाहिए। अभी होता क्या है, कुछ ग्रामीण चिकित्सक हैं जो पेशेंट को इलाज करने के दौरान पेशेंट को प्रॉपर वाइटल चेक नहीं करते हैं, उनकी प्रॉपर जांचें नहीं करते हैं। वाइटल कितने होते हैं? 5 होते हैं। पेशेंट आपके पास आया समस्याएं लेकर के, हेल्थ इशू लेकर के, तो पेशेंट आपको बोलेगा कि सर हमें दर्द है, बुखार है, खांसी, जो भी उसकी समस्या होगी आपको बोलेगा। सारी समस्याओं को आपको सुनने के बाद अब शुरू होता है आपका ट्रीटमेंट का लाइन। आपको क्या करना है? 5 वाइटल होते हैं जिसको हम शॉर्ट में कहा जाता है TPR BP SpO2। टी का मतलब टेम्परेचर, उस व्यक्ति का आप टेम्परेचर जांचिए, मौखिक नहीं, आप बिल्कुल जांचिए थर्मामीटर के द्वारा। आप टेम्परेचर जांचिए, टेम्परेचर कितना है, आप नॉर्मल जानते हैं अब नॉर्मल दोनों जानते हैं। टेम्परेचर जाना, नॉर्मल जानते हैं कि 98.6 होता है, 90 भी है, 97 96 भी है। दूसरा टी का मतलब टेम्परेचर हो गया, और दूसरा होता है पी का मतलब पल्स। पल्स रेट जरूरी, नाड़ी की गति आप देखिए नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है। नॉर्मल होता है 70 से लेकर के 80 के बीच में, एक आइडियल पल्स होता है 70 से लेकर के 80 के बीच में, ठीक है। और तीसरा है TPR रेस्पायरेशन। पेशेंट जो आपको सांस ले रहा है आपके नज़दीक, वो नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है, यानी सांस सही ले रहा है कि तेज़ी से सांस ले रहा है कि दम फूल रहा है, आपको यह पता चलेगा, इसलिए उसको बारीकी से जांच करो। और चौथा होता है बीपी का मतलब ब्लड प्रेशर। पेशेंट को ब्लड प्रेशर जरूर जांचिए, कोई भी इंजेक्शन देना है, कोई भी दवाई देना है, कोई भी पानी चढ़ाना है, कुछ भी करना हो तो आपको बीपी जरूर जांचना है। बीपी आप जानते हैं कि एक आइडियल बीपी, एक आदर्श बीपी 120/80 होता है। वैसे अभी के अनुसार 140/90 भी है। पेशेंट का कोई समस्या नहीं, कंप्लेन नहीं है, नॉर्मल माना जाएगा, क्योंकि पहले के खाना में, भोजन में और अभी के लाइफ स्टाइल में काफ़ी चेंजेज आते हैं, इसलिए 140/90 है, समस्या नहीं। दसवां होता है SpO2, जिसको हम कहते हैं ऑक्सीजन सैचुरेशन रेट। उसके ब्लड में कितना ऑक्सीजन है, 90 और 100 के बीच में रहना चाहिए, 92 रहना चाहिए, 93 रहना, 94 रहना चाहिए, तो आपको बिल्कुल सही। अगर किसी पेशेंट का 88 हो गया या फिर 75 हो गया, 80 हो गया, तो उसका ऑक्सीजन लेवल कम है, उसको रक्त में, उसके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है। ऐसे में उसका ट्रीटमेंट हो सकता है COPD का पेशेंट रहे या फिर और भी कोई गंभीर मामले हो सकते हैं। तो इस ऐसे में आपको डायग्नोसिस करने में, आपको ट्रीटमेंट करने में बहुत सिंपल और बहुत ही आसान होगा, क्योंकि यही 5 वाइटल जब तक गड़बड़ नहीं होंगे तब तक लिए उनकी शरीर में समस्याएं नहीं आएंगी। जब समस्याएं आएंगे तो उस पर जब चेक करेंगे, उसके मुताबिक डायग्नोस करके उसको आप इलाज शुरू करेंगे, ओनली फॉर प्राइमरी। और आपको इलाज करना है अथवा रेफर करना है, ये भी आपको समझ में आएगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा, चाहे कितना भी अनुभव क्यों नहीं रहे।
अगर किसी पेशेंट को आपने दर्द का सुइया दे दिया, डायलोना सुइया दे दिया, अगर पेशेंट हाइपरटेंशन से ग्रसित है, उच्च रक्तचाप है, हाई बीपी बढ़ा हुआ है, और आपने बिना जांचे सुइया दे दी, क्या होगा? आप उसको जान ले लीजिएगा, आपके वह बीमारी से नहीं मरेगा, आपके सुइया से मरेगा। अगर किसी पेशेंट को ब्लड प्रेशर हाई है और उसमें आप स्टेरॉइड दे दिए, डेक्सोना दे दिए, लाइकोटिन दे दिए, डिलिपाइन, यानी जो उसको लगा आपको वो दे दिए, ठीक है, क्या होगा? उसका बीपी और ऊपर की ओर भागेगा, उसकी जान चला जाएगा। तो वह पेशेंट आपके पास अपनी जान बचाने के लिए आया है और आप उसकी जान लेने के लिए भिड़े हुए हैं, इसीलिए कि आप जांच नहीं करते हैं। तो जांच करेंगे तो आपको समझ में आएगा, पेशेंट भी ठीक होगा, पेशेंट भी खुश रहेगा। आप फीस लीजिए ना भाई, 50 रुपया लीजिए, 100 रुपया लीजिए, पेशेंट को कह के लीजिए कि भाई हम फीस लेते हैं, है ना, चाहे ये करते हैं, पेशेंट को कोई आपत्ति नहीं होगा। लेकिन ग्रामीण चिकित्सकों की बदनामी होने से बचाइए, क्योंकि एक गलती करता है पड़ता सभी को है। सीएमओ कब छापामारी शुरू करता है? जब कहीं कोई यह घटना होती है, उसके बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में आता है और सभी जगहों पर छापामारी अभियान शुरू होता है। ऐसे में आप परेशान होना शुरू हो जाते हैं कि सरकार तो हमें सीसीएस कोर्स कराई, हमें मान्यता दी, हम लोग को प्राइमरी चिकित्सा करना है। तो सरकार को ऐसा मौका ही नहीं दे कि सरकार आपको पीछे पड़े और आपको जांच अभियान शुरू हो और आपको उसमें सीएमओ के चक्कर लगाना पड़े। चूँकि आप सीसीएस कोर्स करने के बाद भी आप अनलीगल रूप से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप लीगल रूप से नहीं है, इस पर आपको कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। दोस्तों, मेरा वीडियो बनाना आपको दुख देना, दुख पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं जो वास्तविकताएं हैं, जो सही चीज़ें हैं, उस पर मैं बातें किया हूँ। दोस्तों, अगर मेरी बातों से आपको ठेस लगा हो तो मुझे माफ़ करेंगे। अब इसे विशेष नहीं बातें करेंगे, क्योंकि लंबा समय आपसे नहीं लेना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप काफ़ी बिजी रहते हैं और लोगों की स्वास्थ्य जो गड़बड़ियाँ हैं, जो आप इलाज है जो आप करते रहते हैं। तो आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से कुछ न कुछ सीखे होंगे, नई चीज़ों की जानकारियाँ मिली होगी। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको निश्चित ही आपके लिए ही था और आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो एक प्यारा सा कमेंट्स कर दें और लाइक करना नहीं भूलें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। और बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे जिससे कि आप सीख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे मेडिकल से रिलेटेड कोर्सेज हैं जिसको आप इस चैनल के माध्यम से आप सीख लेते हैं तो आपको फ़ायदा होगी और आप जान पाएंगे। काहे कि बहुत सारे ऐसे भी ग्रामीण क्षेत्रों में, फिर कहीं भी रूरल इलाकों में भी कह सकते हैं, या फिर अर्बन में भी जानकारी के अभाव में या फिर आर्थिक तंगी के कारण वो कोर्स नहीं कर पाते हैं। आर्थिक तो सेकेंडरी है, पहला है जानकारी के अभाव नहीं रहने की वजह से अपने खुद बच्चे को कोर्स नहीं करा पाते हैं या खुद कोर्स करने से छूट गए। तो आप सभी हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, ऐसी हम कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।